मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आप रख सकते हो। एक और अभी टॉपिक हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, ज्विटर आयन, वो तो मेन में आने का चांस बहुत ही कम है, एडवांस में। किस में था? हाँ ज्विटर आयन, देखो ये समझ गए ना यहाँ पर क्या है, बातचीत क्या चल रहा है। ऑल राइट ओके, अब देखो आगे आते हैं। ज्विटर आयन क्या होता है, जैसे कि देखो ये कार्बन के साथ जनरली इधर कुछ कुछ कनेक्टेड है, ठीक है, ग्रुप्स, एक H कनेक्ट है, एक लेटर सपोज R कनेक्ट कर लिया। अब इसी एक कंपाउंड में क्या है, एक तरफ COOH ग्रुप है और एक तरफ क्या है, NH2 ग्रुप है। तो NH2 में क्या होता है, एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, है ना। COOH में क्या खास बात है कि ये एसिडिक H है, बात समझे, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि व्हाट इज दिस, दिस इज एसिडिक H, है ना। केवल एक कंपाउंड को भी हम देख रहे हैं विद इन मॉलिक्यूल, व्हाट इज दिस, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब, ये बेस की तरह, हाँ हाँ ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है ये साइट, ठीक है। तो आप इसको बेसिक साइट लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो लेट अस सपोज अभी हम लोग एक ही कंपाउंड को देख रहे हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो विद इन द सेम मॉलिक्यूल क्या है, यहाँ एसिडिक H भी है और यहाँ ऐसा साइट है जो कि अगर कहीं से इसको H+ मिले तो ये एक्सेप्ट कर सकता है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, इट हैज द कैपेबिलिटी। तो सोचो अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, लिख लिया ये पार्ट, एसिडिक साइट बेसिक साइट, ठीक है। फिर से एक बार बना लेना एरो देके, ठीक है। इधर कुछ R1 समझ रहे हो ना, कुछ भी अल्काइल हो सकता है, ठीक है। अब ये H कहाँ चला गया है भाई, इसके पास चला गया और ओवरऑल एक प्लस आ गया है, ठीक है, बात समझ गए, ठीक। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखो तो ये क्या किया है, एक ही मॉलिक्यूल में प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है, बात समझ गए। तो इस टाइप का जब चीज होता है ना विद इन अ मॉलिक्यूल, अगर एसिडिक बेसिक साइट जनरली जब प्रेजेंट होता है तो ऐसा होता है कि भाई उसी मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज भी हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो। ऐसे आयन को, अब इसको ना ही आप कैटायन बोल पाओगे ना ही एनायन बोल पाओगे, है कि नहीं। तो ऐसे टाइप के आयन को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ऑलराइट, पॉइंट समझ गए, ठीक। तो अब एसिडिक बेसिक साइट है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, तो हो ही सकता है किसी पॉइंट पे कि वो H+ इधर आ जाए, तो इस फॉर्म में भी रह सकता है। ऐसा हो सकता है अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो फिर एक टाइम के लिए वो एसिड का H रिलीज करे और एक टाइम के लिए बेस हाँ का अभी बेस उसी का। चीज को अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ऑलराइट, अब देखो वापस से, ये पहले पिछला वाला स्ट्रक्चर से ना ऐसे एरो करके दिखा देना, ठीक है। ये विद इन अ मॉलिक्यूल का बात हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये जो भी कहानी हम लोगों ने अभी देखा, ये क्या कहानी देखा, विद इन, हाँ विद इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब थोड़ा इस मॉलिक्यूल से बाहर आते हैं और देखते हैं कि भाई इन्वायरमेंट का इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग वाला जो मॉलिक्यूल हमने लिया था, तो R1H COOH और NH2, यही तो था। अभी लोन पेयर में नहीं दिखा रहे हूँ, ऊपर तो हमने दिखाई दिया है ना, राइट ओके। अब देखो लेट अस सपोज हमने क्या किया है कि अभी मीडियम कैसा है, मीडियम ही एसिडिक है, मीडियम समझ रहे हो ना, मीडियम कैसा है, मीडियम इज एसिडिक, ठीक है। एसिडिक का क्या मतलब कि भाई हमारा जो भी आसपास में है वहाँ पे H+ थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, हो सकता है सॉल्वेंट वॉल्वेंट ऐसा आप ले सकते हो, ठीक है। मीडियम में ऐसा कुछ कर दिया। अब सोचो अगर H+ ज़्यादा प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये जो COH था एसिडिक मीडियम ही है, तो क्या ये रिलीज होगा या इसी तरह से ये रहेगा, उसी तरह से रह जाएगा, है ना। देखो COH है, ठीक है, वीक एसिड है, तो जो भी लेट अस सपोज यहाँ कुछ R2 कनेक्ट कर देते हैं, तो जनरली क्या होता है R2 CO- प्लस H+। अब मीडियम में हमने एसिडिक बना रखा है, H+ ज्यादा दिया है, तो ये तो ऐसे रहेगा ना इक्विलिब्रियम, पॉइंट समझ गए। तो आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो या ऐसे भी सोच सकते हो कि H+ ज्यादा है तो जो बेसिक साइट है वहां जाके H+ लगेगा, जो खुद एसिडिक साइट है वहां क्या ही होना, ऑलराइट, ठीक है। तो इस जगह पर क्या होता है, R1CH COOH और यहाँ NH3+, है ना, समझ गए, ऑलराइट। और इस पॉइंट पर अगर आप देखते हो ना, तो देखो यहाँ पर ना ये भी H ऐसा है जो कि एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, और ये क्योंकि NH3+ हो चुका है तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया है ना ये अभी RNH2 के रिस्पेक्ट में, तो कॉन्जुगेट एसिड हो चुका है। तो कॉन्जुगेट एसिड की भी तो कैपेबिलिटी होती है कि वो H+ रिलीज कर सके, ठीक है। तो दैट इज हाउ यहाँ पर अब Ka1 लिख देते हैं और इसके लिए लिख देते हैं Ka2, समझ रहे हो, दोनों ही वीक पार्ट है और
हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि इसका बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर है, तो हम लोगों ने देख रखा है स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है ना। तो यहाँ Ka1 क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है Ka2 से। स्ट्रॉन्गर साइड कौन सा है, ये साइड स्ट्रॉन्गर एसिडिक साइड COH वाला, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि भाई यहाँ कितना सारा, अगर आप बोलो कि भाई इसकी इस एसिड की बेसिसिटी क्या होगी, तो वो 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ से भी H जा सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम से, यहाँ से भी H, ठीक है। तो ये कैसा है, डाई बेसिक एसिड। क्लासिफिकेशन के तरीके से तो नहीं बोलते, इसी तरह इसी वजह से अलग से बताते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि मीडियम क्या है। हाँ, अगर आपने कुछ भी नहीं दिया, केवल ये कंपाउंड है, तो ज्विटर आयन की तरह होगा, आपस में ही कहीं ना कहीं H+, ये वो अब अकेला कंपाउंड तो होगा नहीं, है ना, बहुत सारे कंपाउंड होंगे, तो हो सकता है किसी पॉइंट पे ये इस फॉर्म में हो, लेकिन अगले पॉइंट पे वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। मीडियम अगर आपने एसिडिक दिया है तो ये मेनली इस फॉर्म में रहेगा, समझ रहे हो ना। अगर बेसिक मीडियम हो तो वो जो COOH है वो क्या, उसका क्या कंजुगेट बेस चलाएगा? हाँ एग्जैक्टली, एसिडिक मीडियम में जब ऐसा हो गया है तो बेसिक मीडियम में भी तो चेंज होगा। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, तो वो Kb2 ग्रेटर देन Kb1 हो जाएगा। हाँ वेरी नाइस, ठीक है। तो ये NH2 के ही फॉर्म में रहेगा, है ना, और ये H+ निकल जाएगा यहाँ से। हाँ हाँ, बेसिक मीडियम है, H+ इसका रिलीज हो जाएगा, बात समझे। तो वहां पर भी लेकिन 2 साइट होगा जो कि बेस की तरह काम कर सकता है, एक ये O- और एक ये N के पॉजिटिव लोन पेयर, ठीक है, बात समझ गए, ठीक। अब इस सेकंड वाले में उसी चीज को डिनोट कर देते हैं, लिख लिया एक एक पॉइंट यहाँ का, ऑल राइट। CHR1 COOH NH2, बेसिक मीडियम। तो मीडियम देखो, अगर आप बेसिक करोगे C के साथ HR1 तो COO- हो जाएगा, जैसा कि आप बता रहे थे, है ना। और यहाँ क्या हो जाना है, ये NH, हाँ NH2 के फॉर्म में रहेगा अभी, ठीक है। तो अगेन वी हैव 2 बेसिक साइट, अगर इसको Kb1 बोलो, इसको अगर Kb2 बोलो, तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ ठीक है, ग्रेटर देन Kb1, दिस विल बी बेटर बेसिक साइट, ठीक है, ऑल राइट। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डाई एसिडिक बेस, ठीक है, डाई एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, लिख लिया, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। पहले ये बताओ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट सुना है क्या, ये क्या चीज होता है। आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज, हाँ, क्या होता है आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज, बताओ। अगर मतलब जो स्पीशीज है वो अगर सेम इलेक्ट्रॉन मतलब सेम इलेक्ट्रॉन रहे तो उधर मतलब Mg Cl- और H2- वो दोनों आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज है। अच्छा ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं ना, Ne, और आप ले सकते हो Na+, है ना, ले सकते हो, वो भी है, ठीक है, ऑल राइट ओके। तो यहाँ क्या होता है ना, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक डिफाइन करते हैं, ठीक है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर क्या होता है कि कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म जो होता है, या आप ऐसे बोल दो कि भाई कैटायंस और एनायंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो आप बोल दो इक्वल होता है। इसका मतलब इस पॉइंट पर ओवरऑल नेट चार्ज नहीं रहेगा, जीरो हो जाएगा, नेट चार्ज 0 हो जाएगा, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल का बात हो रहा है, ये बात समझे, ठीक है। इसमें तो नहीं बोल सकते ना कैटायन होगा या एनायन होगा, तो फिर हाँ, अब देखो ये क्या होता है, अभी हम लोग केवल एक मॉलिक्यूल को देख रहे हैं, राइट, है ना, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि भाई एक ही मॉलिक्यूल हम लोग रखेंगे, बहुत बड़ा मुश्किल चीज़ है एक ही मॉलिक्यूल रखना, राइट। कितना भी कम करोगे ना तो भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे उसमें, राइट, ठीक है। नेचर ही ऐसा मॉलिक्यूल का, बहुत ही टाइनी होते हैं वो, तो थोड़ा भी अमाउंट लोगे तो उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो अब केवल अगर आपने यही लिया है ना, तो हो सकता है आपस में तो इंटरेक्ट कर ही सकते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल का COH अगर पास होगा तो ये H ले लेगा, उधर CO- हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या हुआ, इधर एक प्लस हुआ, दूसरे में एक माइनस हो गया, बात समझ आ रहे हो। तो इस तरह का अगर आपने कुछ मीडियम नहीं दिया है तो आफ्टर सम टाइम जनरली वही केस आता है कि भाई उसका मतलब क्या होता है ना कि भाई कैटायनिक फॉर्म एनायनिक फॉर्म वो दोनों का अमाउंट मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, वैल्यू बराबर हो जाता है। तो अगर प्लस और माइनस का वैल्यू बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ओवरऑल क्या है, वो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। बट एज अ स्पेसीज अगर आप देखो तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक खास मतलब हर एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो चुका है, वैसा नहीं आएगा,
ठीक है, ओवरऑल ऐसा हमें दिखेगा। बात समझ आई? और वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखना। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समझ गए ना? नाम ध्यान रखना, इट इज आइसो इलेक्ट्रिक, और आपने जो भी बताया था दैट वाज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, राइट? ठीक है, तो सिमिलर है बट दे आर नॉट सेम, ठीक है। तो इस जगह पर क्या होता है, ये जो कैटाइनिक फॉर्म है कंपाउंड का और एनाइनिक फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है, हाँ ठीक है, बस तो इस वजह से क्या होता है, कंपाउंड आपको क्या लगेगा ओवरऑल, लेकिन ये अपीयर होगा ना ऐसा, एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा कि कंपाउंड न्यूट्रल हो गया, उसका चार्ज खत्म हो गया, ये नहीं होगा। बात समझ गए? जस्ट ये चीज़ है, दैट इज वाई इस तरह का चीज़ आता है, ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर आप निकालोगे ना तो ये रूट ओवर ऑफ Ka1 इंटू Ka1 इंटू Ka2, ठीक है, दोनों तो सेम नहीं है ना, एक NH3 प्लस है, हाँ, यहाँ जनरली यही पीएच को अगर आपको निकालना है ना तो पीएच निकालने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। और ये देखो मेन तक में, हाँ वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। तो पीएच निकालोगे तो pK1 प्लस pK2 बाई 2। अब देखो ऐसा एक काम हम लोगों ने कर रखा है, जब सॉल्ट के केस में था पॉलीप्रोटिक, हाँ, बात समझे, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वाले केसेस में ऐसा ही हो रहा था, बात समझे, तो बस वही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, उसी टाइप का रहेगा। तो ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट लेकिन नॉर्मली आपका यूज में नहीं आएगा, कम यूज में आएगा, ठीक है, लेकिन ज्विटर आयन इंपॉर्टेंट है, वो नाम ध्यान रखना, आगे भी हो सकता है कहीं यूज हो, ठीक है। ऑलराइट, चलो अब आते हैं आगे सॉल्युबिलिटी में। तो सबसे पहला चीज सॉल्युबिलिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं बताओ? सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए। हाँ, तो क्या वो कंप्लीटली सॉल्युबल होगा? वो उस सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, देखो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग कौन से सॉल्ट को अभी देखेंगे जो कि थोड़ा कम डिजॉल्व हो, ठीक है, स्पेरिंगली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए ही हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ रहे हैं तो आयंस तो यहाँ पर होंगे ही होंगे। लेट अस सपोज कोई सॉल्ट है हमारा AXBY, तो सॉल्ट क्या होता है, सॉलिड, है ना, ठीक है। तो अब ये सॉलिड जब टूटेगा तो XaY प्लस प्लस YB X माइनस, यही होगा ना जनरल, पहले कैटायन लिखते हैं बाद में एनायन लिखते हैं, बस वही अलग कर लिया, ठीक है, बात समझे। तो अब अगर एट T इक्वल्स टू 0 देखो, तो T इक्वल्स टू 0, अब ये सॉलिड है तो इसका तो हम लोग एक्टिविटी 1 ले लेते हैं, है ना, ये अब T इक्वल्स टू 0 पर तो भाई क्या ही कहोगे, उस समय तो अभी जस्ट लिया ही है ये, ठीक है, बट एट T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम की जैसे ही बात करोगे, अब ये सॉलिड होने की वजह से हम लोग इसका वैल्यू नहीं ले रहे, लेकिन हाँ बात समझिए, इसका एक्टिविटी 1, लेकिन अब T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर क्या हो चुका होगा कि भाई इसका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया होगा, राइट। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जनरली अगर आपने वाटर सॉल्वेंट लिया हुआ है तो एक्वस में ये आ जाता है, राइट, इस तरह से, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है, जैसे हम लोग पहले क्या लिख लेते थे, C इंटू 1 माइनस अल्फा, वैसे लिख लेते थे। अब यहाँ पे सोचो वो टर्म ही गायब है, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड हो चुका है, ऑलराइट, ठीक है। तो अब क्या यहाँ डिफाइन करते हैं, यहाँ डिफाइन करते हैं इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, मतलब 1 लीटर में इसका कितना मोल डिसॉल्व हो रहा है, बात समझ गए, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर, ग्राम पर लीटर भी हो सकता है, तो ग्राम पर लीटर में अगर कभी पूछ रहा है इसका क्या मतलब है, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो उस वैल्यू को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे बेसिक पॉइंट, ऑल राइट, ऑल ओके। तो सॉल्युबिलिटी को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग S से डिनोट करते हैं, ठीक है, S से डिनोट करते हैं, ठीक है।
और KS1 KS2 अभी आते हैं उस पर भी, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब अगर मोलर सॉल्युबिलिटी कहे, इसका मतलब मोल के हिसाब में देखना है, ठीक है, तो मोलर सॉल्युबिलिटी बोले इसका मतलब मोल पर लीटर, है ना। अगर नॉर्मल ये बात कर रहा है तो ग्राम पर लीटर में भी ये डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग जनरली जो लेके चलेंगे वो मोल पर लीटर। ये चीज कैसे पता चलेगा मोल पर लीटर में बताना या ग्राम पर लीटर? वैल्यू से पता चलेगा, या नहीं तो क्वेश्चन में ये गिवन होता है कि भाई वो मोल पर लीटर चाह रहा है या ग्राम पर लीटर चाह रहा है, ठीक है। यानी तो ऑप्शन से आपको आइडिया लग जाएगा, यानी तो क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर चुका होगा, ठीक है। तो अब इसकी जो भी सॉल्युबिलिटी है, मतलब अब अलग अलग सॉल्ट का ना सॉल्युबिलिटी अलग होता है कि भाई 1 लीटर में वो इतना ही ग्राम घुलेगा। अगर आपको मोलर सॉल्युबिलिटी चाहिए, मोलर मास से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो इसका जो भी सॉल्युबिलिटी है, लेट अस सपोज इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी है S, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री क्या आ जाना है, x इंटू एस, है ना, और ये क्या आ जाएगा y इंटू एस, ठीक है। अब देखो क्योंकि ये क्या है इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में हम लोग k डिफाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पर क्या कहलाता है, KSP। और KSP ही क्यों लिखते हैं, SP का क्या मतलब, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्म है, टर्म थोड़ा सिमिलर है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। K का लिखना है या S का लिखना है, क्या लेना है, ये पहला क्वेश्चन आ जाता है जो डाउट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ बहुत ज्यादा मतलब लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज है, अभी तक जो भी यूज किया है वही यूज करना है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना, टर्म हमें पता होना चाहिए। टर्म हमें नहीं पता रहेगा, हम लोग उल्टा पुल्टा कर लेंगे और फिर दिक्कत आती रहेगी, ठीक है। तो इस चीज से बचना है, ठीक। तो सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर के टर्म में जनरली लिखा होता है। KSP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इस टाइप का एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है, आयनिक प्रोडक्ट, है ना, H2O के केस में पढ़ते थे, हाँ बिल्कुल। तो अब ये देखो जो भी ये सॉल्युबिलिटीज है ओवरऑल, इसी का तो हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ये लिख लो, दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किस चीज पर डिपेंड करेगा, थोड़ा ध्यान से मुझे बताओ, तो सोच के गलत आंसर मत देना। टेम्परेचर। वेरी नाइस, क्योंकि ये K है, इट विल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। लिख लेना ये पॉइंट यहीं पर, KSP विल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, लिख लिया, ठीक है, ओके। तो अब चलो हम लोग आगे आते हैं, आप इसी के नीचे लिखना, मैं नेक्स्ट स्लाइड में चल रही हूँ, ऑलराइट, ठीक है, ओके। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन पहला लिखेंगे ना तो थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको अगर सिंपल हम लोग टर्म में अगर आप लिखना चाहो तो क्या है, A y प्लस है टू द पावर x, यही होगा ना। कंसंट्रेशन ऑफ B x माइनस है टू द पावर y, यही है ना, देखो bx माइनस टू द पावर y, ay प्लस टू द पावर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि वो सॉलिड है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं ना, थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी रहता है वो सब सॉलिड रहता है, तो ये नीचे लिखते ही नहीं है, बात समझे, क्योंकि ये 1 है, डिनोमिनेटर में लिखो ना लिखो बात बराबर है, ऑलराइट, ओके। तो देखो यहाँ KSP क्या आ जाएगा, जैसा कि आपने बोला AY प्लस का कंसंट्रेशन, तो ये क्या है यहाँ पर XS, ये क्या है, ठीक है। तो अब चलो हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x इंटू एस टू दी पावर x, y इंटू एस टू दी पावर, ठीक है। अब देखो इसमें कई शॉर्टकट फॉर्मूले हैं, दिस दैट बहुत सारा कुछ है, लेकिन कितना टाइम लगा ये एनालाइज करके यहाँ आने में, है ना। तो हमारा काम क्या होगा, हम लोग किस तरह से प्रोसीड करेंगे, जो भी सॉल्ट होगा, सॉल्ट जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, SrF2 ले लो, SrF2 ले लिया, स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है, Sr2 प्लस में टूटेगा, 2F माइनस में टूटेगा, KSP हम लोग लिख लेंगे ना, बस हो गया। फिर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे चलेंगे, ठीक। ध्यान क्या हम लोग रखेंगे, सॉल्युबिलिटी को S कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP कहते हैं, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो चलो अब आगे क्वेश्चन में बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, ठीक, ओके। कई बार ना यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि S के फॉर्म में आपको आंसर देना होता है, तो ठीक है दे सकते हैं ना, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोई सा भी सॉल्ट ले लो, हाँ क्वेश्चन कोई भारी भरकम सा भी यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन करवा दिया जाता है, सिंपल से लेके कोई एक बड़ा सा मॉलिक्यूल ले लिया, 11 12 13 कुछ भी वैल्यू ले लिया, और S के हिसाब में बोलते हैं भाई KSP बताओ,
बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, ठीक है। ये सॉलिड है, किस में टूटेगा, Sr2 प्लस एक्वस, और बोलो F2 2 माइनस हाँ हाँ, F है तो सिंगल माइनस होगा ना, ठीक है, ओके। तो अब इसमें T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर ही हम लोग लिख पाएंगे, स्टार्टिंग में तो क्या ही लिखेंगे, इधर भी कुछ नहीं होगा, ये एक्टिविटी 1, राइट। तो इसलिए इसमें एक ही लिखते हैं और ये कुछ ऐसा रहेगा। सॉलिबिलिटी जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू मोलर स्टोइकियोमेट्री, है ना, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन S आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2S। तो अब यहाँ अगर आपको KSP लिखना है तो KSP क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ दिस टू द पावर 1, है ना, तो S टू द पावर 1 2S टू द पावर 2 4S क्यूब। बात समझे, S का वैल्यू गिवन होगा तो KSP का वैल्यू बता सकते हो, ठीक है। यूनिट पूछेगा KSP का तो बता सकते हो ना, S का यूनिट क्या होता है, मोल, मोल पर लीटर का क्या मतलब, हम कैपिटल M लिख सकते हैं ना मोल पर लीटर को। तो इसका यूनिट कोई पूछेगा तो MQ हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिट पूछे, वैल्यू पूछे या S के फॉर्म में, अभी हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन में ही चलते हैं, इसमें मेनली क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें अब देखो आगे ना सिंपल एप्लीकेशन है, अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज पर रखा उसी सब का एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें कुछ अब नया कंसेप्ट नहीं है, 2 नाम नया था वो हमने अभी देख लिया। इंपॉर्टेंट क्या है, KSP, व्हाट इज KSP, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये सीधा सा ऐसे रिलेट करना है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इट विल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है। बाकी आप कहाँ क्या चेंज करो उससे KSP को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, S बदलेगा, कुछ भी चीज आप चेंज करोगे तो ये बदलेगा, हाँ, ठीक है। आपने कुछ चेंज कर दिया इस इक्विलिब्रियम चीजों में तो S बदल जाएगा, लेकिन KSP का वैल्यू नहीं बदलेगा, ठीक है। रिएक्शन कोएफिशिएंट तो हमें पता ही है कि भाई इक्विलिब्रियम अगर कोई रिएक्शन है, हो सकता है हमने डिस्टर्ब कर दिया तो अब वहाँ K डिफाइन नहीं होगा, Q डिफाइन कर सकते हैं। बात समझ गए, इन्हीं सब चीजों का यहाँ यूज होता है, सिंपल यही है, ठीक है। टर्म हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर आएगा तो टर्म हम लोग समझते जाएंगे और यूज करते जाएंगे, ओके। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट KSP ऑफ, calculate KSP of Na3, एक सेकेंड ना, Li3 Na3 AlF6 होल 2, ठीक है। अच्छा ये कम्प्लेक्स समझते हो क्या, हाँ कम्प्लेक्स का जो, हाँ बिल्कुल। तो इसको अगर आप रिएक्शन लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे बताओ तो जरा। सबसे पहला काम क्या है, जो भी सॉल्ट हो उसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख लेना है, मतलब उसके आयंस आपको अलग कर लेने हैं ना। इस तरह से कहीं भी अगर स्क्वायर ब्रैकेट दिखे, सॉल्ट है तो S होगा ये सॉलिड, ठीक है। ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का चीज है ना वो अब आयनाइज नहीं होगा, Al को Al3 प्लस F को F माइनस हम नहीं कर सकते, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। सर ये 3 Na2 प्लस होगा क्या, देखो लिथियम मेटल है, 3Li प्लस में ये टूट जाएगा, Li2 प्लस, नहीं Li2 प्लस क्यों, फर्स्ट ग्रुप का है ना, हाँ गुड 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 गुड, ठीक है। देखो इसको टोटल कितना प्लस चार्ज चाहिए, Li फर्स्ट ग्रुप का है ना, हाँ वेरी नाइस, 6 इधर हो रहा है। अब इसका 2 है, इसका क्या मतलब, इसके हाँ इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है ओवरऑल, हाँ गुड गुड वेरी नाइस, ठीक है। ये टूटा प्लस 3 Na प्लस एक्वस टूटा और आप बोल रहे हो प्लस 2 AlF6, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, ये पार्ट, हाँ ये पार्ट, राइट, ठीक है, ओके बस कर लो। अब सॉलिबिलिटी S मान के आगे का काम कर लो, ये 3S हो जाएगा, ये 3S हो जाएगा, ये 2S हो जाएगा, KSP लिख लो, बताना तो क्या आंसर आया इसका, कैलकुलेशन सही से करना। सही से करो, स्किप मत करना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, अच्छे से करो। 27 आया, हाँ गुड, करो फटाफट, कैलकुलेटर यूज मत करना, अभी जल्दी से कर लो कैलकुलेशन।
27 इंटू 3 क्या होता है 81, हाँ 80, हाँ 81 इंटू 9 कर लो 729। कुछ कैलकुलेशन ना, मतलब कैलकुलेशन करते करते आपको आइडिया होगा। हाँ ये अरे बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन जो पार्ट है ना, कई बार होता है ना कि भाई ये इतना भी टिपिकल नहीं है, वो खुद में कर लेना। 27 इंटू 27 इंटू 4 है ना, 27 में क्या होता है 3 इंटू 9 इज 27, राइट, ठीक है। 27 इंटू 3 इज 81। 2926 बोल रहे हो, गलत है। अच्छा 2916 होगा। देखो 3 बचा 8 1 बचा, हाँ 2916 करेक्ट, ठीक है। कैलकुलेशन पे तुम ध्यान देना बेटा, कैलकुलेशन पे ध्यान देना। एस क्यूब क्यूब और ये एस टू द पावर 8 हो जाएगा, राइट, ठीक है, बात समझ, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत टिपिकल नहीं होगा, क्वेश्चन को पहचानते हुए आगे काम करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना। क्वेश्चन इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaCO3 इज, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का क्या मतलब, एस या KSP, वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ CaCO3 is 9 into 10 power minus 8. Calculate its solubility in. Calculate its solubility in gram per liter and मोल पर लीटर, ठीक है। अब इसी को पे ऐसे सिंपली कैपिटल M भी लिख सकती थी ना, ठीक है, ग्राम पर लीटर मोल पर लीटर। करना चाहते हो खुद से ट्राई? सबसे पहले इक्वेशन लिखो, कई बार बच्चे ये काम नहीं करते हैं, पहले इक्वेशन लिखो। ये 2 प्लस CO3 2 माइनस होगा ना। Ca2 प्लस कैल्शियम है, CO3 2 माइनस, ठीक है। S, ये भी S, तो KSP का फॉर्मूला क्या आ जाना है, इसको इक्वल्स टू 9 into 10 to the power minus, हाँ तो इसका क्या मतलब 3 into 10 to the power minus 4 हो जाएगा। 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, यूनिट क्या होना है इसका, इसको मोलर में होगा, मोल पर हाँ लीटर। वेरी नाइस, मोल पर लीटर। अब अगर आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मोलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई करें। वेरी नाइस वेरी नाइस, ये मोल में ऑलरेडी क्या होता है मास बाय मोलर मास, ठीक है। तो अब आपको अगर ग्राम में लाना है, मतलब मास के टर्म में लाना है, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो बताओ मोलर मास कितना है CaCO3 का, 100 है। 100 है, मल्टीप्लाई करो, मुझे वैल्यू बताओ। 3 into 10 to the power minus 2। ठीक है, तो देयरफॉर S इन ग्राम पर लीटर क्या हो जाना है, मोलर मास ऑफ CaCO3 विच इज 100 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 4, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर माइनस 2.03 ग्राम पर लीटर। अभी देखो आपका ये क्वेश्चन था ना, ग्राम पर लीटर आएगा तो कैसे करेंगे, समझ गए ना, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो S रहेगा ये मोल पर लीटर, ठीक है, वहां से कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब, Getting soluble solid। नो नो आई मीन टू से अभी क्वेश्चन में हम लोग क्या सॉल्युबिलिटी मतलब S या KSP, गुड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन वाटर, इन वाटर, यहाँ देखो टेम्परेचर गिवन है, नहीं भी गिवन रहे तब भी इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, अगर नहीं भी गिवन है तब भी 25 डिग्री सेल्सियस मान के ही तो हम लोग आगे का काम करते हैं, राइट, ठीक है। विच इज 80% डिसोसिएटेड, which is 80% dissociated, ठीक है। अभी यहाँ पे गिवन क्या है, KSP of PbI2 वैल्यू है 2.048 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ट्राई करोगे इसको, आप सिर्फ एक बात बता दीजिए, वो PbI2 का डिसोसिएशन Pb2 प्लस 2 I माइनस होगा। हाँ वेरी नाइस, गुड,
चलो आगे बढ़ो। एटी परसेंट डिसोसिएटेड का क्या मतलब? वो 100 में से 80% डिसोसिएट हो रहा है। हाँ वेरी नाइस। अगर 100% मतलब एट इक्विलिब्रियम 100% डिसोसिएटेड होता तो क्या लिखते? एस लिखते, इधर 2s लिखते, नॉर्मली यही लिखते हैं। तो क्या भी एस हम लिख पाएंगे? क्या लिखे? बोल रहे हैं हाँ हाँ 4/5 लिखेंगे। व्हाट इज 4/5? वो 80/100। हाँ गुड, तो 0.8, वेरी नाइस। मतलब 4/5 is और 2 into ये जैसे ही आपने डिफाइन कर लिया कि ये पॉइंट, मतलब इसी को हम थोड़ा और ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4/5 को क्या हम 0.8 लिख सकते हैं? ठीक है, तो ये अगर 0.8 ऐसे है तो ये अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री 2 into 0.8s हो जाएगा। बात समझे? अब जैसे ये चीज पता है, KSP पता है, तो आगे तो बस कैलकुलेशन का पार्ट है। ध्यान से करना, खुद से कैलकुलेट करना, ठीक है? अगर इसको 4/5 में रखे तो कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वैसे आराम लग रहा है वैसे ही करके आप आगे कैलकुलेशन करो, बट खुद से ट्राई करना है, ठीक है? और ना कैलकुलेशन पे थोड़ा आप 2-3 तरीका यूज करना, और आपके लिए जो बेस्ट यूज होता है ना उसको आपको फिर आगे लेके चलना है, ठीक है ना? कैलकुलेशन एरर में सबसे पहला काम यही करना होता है, ठीक है? आपको जो आसान लगे वहां से आप आगे चलते चलो, लेकिन कोई एक मेथड रखना। इधर तो S क्यूब है, तो S क्यूब को लिखा कैसे? क्या करना है? वो S इक्वल्स टू आया 2.048 into x to the power -8 into 125/256 आया। KSP इक्वल्स टू 0.8s इंटू 2 into 0.8s का आया होगा स्क्वायर, हाँ वो स्क्वायर। राइट? ठीक है, इधर वैल्यू क्या है? 2.048 है ना, इंटू 10⁻⁹, ठीक है? अच्छा अब इधर 8 है ना? 8 है या 9 है, देखो, ठीक है? हो जाएगा क्या? देख रहे हैं। वो जो नीचे जो 256 आया उसमें जो 4 4 है, 3 4 चाहिए। यही तो है। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख रहा है, देखो 3 डेसिमल प्लेसेस इधर हैं, 3 डेसिमल प्लेसेस इधर भी हैं, तो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग आगे आ जाते हैं, एस क्यूब मतलब पहले बेस वाला 2048 इंटू 10⁻⁹, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 लिख सकते हैं ना? अब देखो ये 4 से मुझे सीधा दिख रहा है 5 1 2, है ना? हाँ हाँ हो जाता था, वो गलत हो गया उधर, ये मतलब दिमाग में नहीं आया था, वो 4 से कट जाएगा। हाँ पहले देखो हमेशा कैलकुलेशन में ना इस पॉइंट को ज़रा पकड़ना तुम, नहीं तो यहाँ तक आके फिर आगे नहीं चल पाया ना, इसका मतलब वो फाइनल आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे, ठीक है? और बार बार मैं बस यही इसलिए बताती हूँ ना बच्चों को कि देखो तुम्हें आ रहा है, लेकिन तुम अगर फाइनल आंसर तक नहीं पहुँचे ना
तो वॉट एवर इज योर डिजायर्ड गोल वहां तक में भी प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम मेन अगर कैलकुलेशन में है तो ये 3 जगह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, केमिस्ट्री में, फिजिकल में, फिजिक्स में तो क्रिएट करेगा ही करेगा, मैथ्स में तो क्रिएट करेगा ही करेगा, है कि नहीं। आपको ये नहीं है कि आ नहीं रहा है चीजें, लेकिन आंसर तक आप पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो, राइट। ठीक है, ऑल राइट। अब केमिस्ट्री में थोड़ा कम यूज होता है, हाँ, तो कैलकुलेशन का आ गया ना, ठीक है। तो आपको ना आगे भी दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में कई बार क्या होता है ना, वो जैसे कि होता है ना कि भाई एक ब्लॉक कहीं रखा हुआ हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन 2 टाइप का होता है ना, कौन सा ज्यादा होता है? स्टैटिक ज्यादा होता है। एक बार ब्लॉक मूव करने लगा ना, अब आप कम फोर्स पे भी चला लोगे थोड़ा काम, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा फोर्स चाहिए होता है। कैलकुलेशन जब भी दिखे खुद से ही करना, ट्राई करना, वो भले पॉइंट हो कैसा भी हो, खुद से ही करना। वो करते करते आपको समझ में आएगा व्हाट इज योर बेस्ट वे, ठीक है। क्योंकि अब सब्जेक्ट आप लगभग सारे ही टॉपिक में, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बायो को भी हटा देने हैं क्योंकि भाई कॉम्पिटिटिव लेवल की बात अभी केवल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग आप एक ओवरऑल है कि सब्जेक्ट को किस तरह से लेके चलते हैं। अब क्या करना है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक होता है, उसको आपको जस्ट ओवरकम कर लेना है, ठीक है। ऑलराइट, ऑलरेडी मुझे लगता है आपका बहुत अच्छा, मतलब पहले के रेस्पेक्ट में भी काफी अच्छा है, नहीं तो पहले 2-4 में भी काफी आपका रहता था ना, स्टार्टिंग में था, मुझे ध्यान आ रहा है ना। तो अब बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसको और अच्छा करना है। नहीं, वो बहुत ही बेसिक है एक्चुअली। कई बार हो जाता है कि उतना ध्यान नहीं दिया जाता है चीज़ों पे, और फिर क्लास तो क्या है, साल नया बढ़ता है, नोटबुक पे होता है ना कि डेट क्या लिख रहे हैं, वो धीरे धीरे साल बदल जाता है, बस उसके बाद नई क्लास में पहुंच जाते हैं, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आगे यूज़ होती है, और बहुत मुश्किल नहीं है। पहले पता है नहीं पता है कोई बात है, बहुत सारी चीज़ें भी आपको पता है। मल्टीप्लिकेशन में भी एकदम परेशानी नहीं होता होगा। सोचो बचपन में बहुत सारे बच्चों को ना मल्टीप्लिकेशन में लगता है ये है ही क्यों। अच्छा, लेकिन ये बहुत ही बेसिक है, क्योंकि सोचो आगे अब वही यूज हो रहा है ना, भले ही आगे का आप कुछ भी कर लो, लेकिन अगर वो बेसिक एक पॉइंट मिसिंग है ना, तो फिर यहाँ पे अरे हट कैसे गया, कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ। अच्छा अच्छा, ओके, हाँ हाँ, छोटा छोटा चीज फिर यूज कर, जैसे 5 × x = 10, तो अब वो तो अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी बस ये थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो वो मार्क्स तो धीरे धीरे, अभी समझ रहे हो ना यहाँ पे मार्क्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज आपका क्या होने जा रहा है वो इस पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं, है ना। प्रोसेस ही यही है सिलेक्शन का, क्या कर सकते हैं इसमें, राइट, ठीक है, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया, 10⁻³ मोलर, है ना, मोल पर लीटर। नेक्स्ट टॉपिक लिख लेना, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अगर लेट अस सपोज हमारे पास अभी जैसे एक एग्जांपल क्या था, PbI2, लेट अस सपोज हमारे पास यही है PbI2, ठीक है, Pb2+ है, और कहीं से यहाँ से कितना आ रहा है, 2I- आ रहा है, यही आ रहा है ना। अब लेट अस सपोज हमने क्या कर लिया, हमने एक्स्ट्रा में क्या कर लिया, NaI या कहीं से सोर्स ऑफ I- हम लोग लेके आ जा रहे हैं, और ये लेट अस सपोज 0.2 मोलर है। तो ये जो S आ रहा है, S का वैल्यू अभी आप देख रहे हो 10⁻³ मोल पर लीटर, इस टाइप में है ना, 10⁻²। तो ये 0.2 के रेस्पेक्ट में तो बहुत कम है जो यहाँ से आ रहा है। तो अब ये समझ रहे हो, कॉमन आयन, कॉमन आयन का क्या मतलब, कोई एक कॉमन आयन इधर का ऑलरेडी मीडियम में समहाउ प्रेजेंट है, अलग से दिया हुआ है, या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है। तो अब ये अगर काफी ज्यादा इस तरह से 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, इस तरह का कुछ वैल्यू हो, तो भाई ये तो ओवरऑल क्या करेगा, इसको और सप्रेस कर देगा ना, बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये तो कोई नया चीज है ही नहीं। लेकिन मैं उधर जो उधर तो ऐसा होता था ना, मतलब डाइबेसिक एसिड तक तो फिर 2 बार न्यूट्रलाइजेशन होता है। वेट, तो डाइबेसिक एसिड रहने पर ना, यहाँ तो ये चीज है ही नहीं, सिंपल सॉल्ट है, ये तो ऐसे ही टूटेगा। सॉल्ट है ये तो पहले ऐसे ही टूटना है, ठीक है। यहाँ क्या दिक्कत है, स्पेरिंगली है, मतलब कंप्लीटली नहीं टूट रहा, वो जा भी रहा है, फिर से वो वापस से कंबाइन होके आ जा रहा है सॉलिड के फॉर्म में, ये पार्ट यहाँ केवल हो रहा है ना। तो स्टेप तो एक ही है,
तो अगर अलग से कहीं से आ रहा है तो भाई यहाँ से वो अमाउंट क्या है, तो अब यहाँ पर मेनली ये आई माइनस का क्या वैल्यू ले लेंगे हम लोग, यही ले लेंगे 0.2। क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में वो ज्यादा है। हाँ, जैसे कि ये लेटर सपोज आप s ले लो, इसका 2s ले लो, अब इसकी वजह से क्या होगा 2s प्लस 0.2, 0.2 तो ये तो ओवरऑल 0.2 आ जाएगा। उधर कैसे पता चला वो नेग्लिजिबल है, मतलब जो हाँ, s का वैल्यू देखो, अभी तक आपने जो भी s का वैल्यू कैलकुलेट किया है काफ़ी कम आ रहा है ना, 10⁻³ 10⁻², इन सब के टर्म में आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि भाई s अगर 0.1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है, 10⁻² के टर्म में अगर आ रहा है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। बस हो गया, ऑल राइट, ठीक है। तो अब इसको एक क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने पहले भी देखा था ना, इनफैक्ट यूज़ भी किया है ऐसा। वीक एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वहीं दे दिया, तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड का H+ हम लोग वहाँ काउंट कर ले रहे हैं, है ना। अगर वीक बेस है, OH स्ट्रॉन्ग बेस दे दिया, तो OH- कहाँ से काउंट कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस से काउंट कर लेंगे। वैसा ही चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। बस यहाँ क्या है, H+ OH- ना होकर कोई डिफरेंट आयन हो सकता है, दिस कैन बी Pb2+ ऑल्सो, कोई भी आयन हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या है, ऑलराइट, ठीक है, ओके। लिखना चाहते हो एक लाइन लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन से कर लेते हैं। ये लिखिए, बोर्ड में लिखा। हाँ ठीक है, चलेगा, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 4, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन लिख लेना, डिक्टेट कर देती हूँ। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ऑक्सलेट, क्या फॉर्मूला होगा इसका, सिल्वर ऑक्सलेट, Ag, एक मिनट, C2O4, AgC2O4। देखो Ag जो है ना, Ag+ बनाता है, राइट, सही जा रहे हो। ऑक्सैलिक एसिड होता है H2C2O4, दिस वन इज ऑक्सैलिक एसिड, यहीं से आप कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। तो अब इसका जब आयन लोगे तो C2O4 2- आएगा, राइट। अच्छा ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा, Ag2C2O4। बस, है ना, ठीक है। तो इस तरह से अगर केवल हमारा कहीं लिखा भी है तो भी हम रिलेट कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिख लो, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ऑक्सलेट इन, सॉल्युबिलिटी ऑफ S ऑफ, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, सिल्वर ऑक्सलेट इन 10⁻² मोलर पोटेशियम ऑक्सलेट, पोटेशियम ऑक्सलेट solution, given that KSP of, given that KSP of silver oxalate, अभी मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, Ag2C2O4 is equal to 10⁻⁻10। अब ये तो देखो स्ट्रॉन्ग आ जाना, पोटेशियम ऑक्सलेट। चलो हाँ करो इसको, (0.5) हाँ सही आंसर आया है, 0.5 × 10⁻⁴, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। Ag2C2O4 2Ag+ C2O4 2-, अभी मैं एक्वस नहीं लिख रही हूँ, ये दोनों एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा, है ना, ठीक है।
तो अब पोटेशियम ऑक्सलेट है तो यहाँ से K प्लस इतना होगा, ऑक्सलेट मतलब C2O4 2 माइनस भी 10 पावर माइनस 2 ही होगा। हाँ K2C2O4 होगा, तो K प्लस का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस, ठीक है। बट K प्लस से तो हमें मतलब ही नहीं है, हाँ बस बस, तो हमें यहाँ पर मेन क्या देखना है C2O4 2 माइनस, तो C2O4 2 माइनस 10 पावर माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सॉल्युबिलिटी जैसे हम लोग S मान लेते हैं तो ये 2S हो जाएगा और ये S हो जाना है। वेरी नाइस, इसकी वजह से प्लस 10 पावर माइनस 2 आ जाएगा, राइट। अब S क्या होगा, देखो S का वैल्यू अभी आपके पास आ चुका है, S का वैल्यू आपके पास आ चुका है, कितना कम है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 हो गया ना, अगर 10 के पार्ट माइनस है ना, राइट। तो ये माइनस 2 के टर्म में भी बहुत ही कम है, राइट। मतलब उसको एज को चेक करना होगा, वो जो पहले का सिचुएशन है उसको लेकर। हाँ KSP देख लो 10 पावर माइनस 10, तो ये S ऑलरेडी बहुत कम होगा, KSP बहुत ही कम है, जनरली इन सब का KSP ना बहुत ही कम होता है। कितना तक नेगेट कर सकते हैं? अरे इसमें नॉर्मली देख लो ना, अभी भी 10 पावर माइनस 5 आ गया, एक्चुअली क्या है ना, ये ऑलरेडी वीक है, अब और आपने कुछ भी ऐड कर दिया ना तो वो और उसको सप्रेस कर देता है, तो एक्चुअली क्या करता है ये सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। कभी भी आपने कॉमन आयन अगर लिया तो हाँ बस, तो उससे क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। सॉलिड का तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो 1 हो गया एक्टिव मास, राइट। तो इसकी वजह से क्या फर्क आता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है, ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं, KSP क्या है, KSP है हमारा 10 टू द पावर माइनस 10, अब ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, है ना, इसका स्क्वायर इंटू 10 पावर माइनस 2 हम लोग लिख सकते हैं, S को नेग्लेक्ट कर दिया इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो S स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 10 पावर माइनस 8 बाय 4, राइट। तो S आ जाएगा 10 पावर माइनस 4 बाई 2, है ना, तो 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 4 या 5 इंटू 10 पावर माइनस 5, तो S ऑलरेडी आ गया ना बहुत कम, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। अब ये लिख लेना, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन, जो हमने स्टार्टिंग में हेडिंग दिया था, ऑन सॉल्युबिलिटी। तो कैसा इफेक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है या डिक्रीज, फ्रीज हो जाता है। सॉल्युबिलिटी, हाँ लिख लिया है, बस बहुत बढ़िया। सॉल्युबिलिटी शॉर्ट में लिख दें तो डिक्रीजेस, समझ ही रहे हो क्यों, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ KSP ऑफ SrF2, इसमें से कुछ क्वेश्चन ना आपका PDF का भी कॉमन होगा, ठीक है। इफ KSP ऑफ SrF2 स्ट्रोंटियम फ्लोराइड इज 8 इंटू 10 पावर माइनस 10, देख रहे हो KSP का वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी इन, calculate its solubility in 0.1 molar 0.1 molar NaF solution, NaF solution। एट इंटू 10 पावर माइनस 9 आया है, फिर से एक बार चेक करना थोड़ा, तो वो 10 है तो ऊपर जा रहा है, 10 टू द पावर माइनस 1। कैलकुलेशन एक बार देख लो फिर से पूरे ही क्वेश्चन में, प्रोसेस आपका सही है, कैलकुलेशन एक बार चेक करो। चेक कर लिया आपने ना, ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है ना। SrF2 सॉलिड किस में टूटेगा बताते जाना, वेरी नाइस वेरी नाइस, इसमें डाउट नहीं होता ना क्या लिखें, चलो गुड, 2F माइनस एक्वस, ठीक है। ये तो ऐसे, ये S, ये 2S, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ से क्या है, NaF का 0.1 मोलर, तो कॉमन क्या आ जा रहा है, F, तो F सिंगल सिंगल है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री यहाँ हम क्या ऐड कर देंगे, हाँ वेरी नाइस, कोई डाउट तो नहीं। अब बस यही करना है, S इंटू दिस का स्क्वायर करना, हाँ इसका भी स्क्वायर होगा? क्यों नहीं होगा, देखो KSP हम अगर लिखेंगे तो KSP क्या लिखेंगे, SR2 प्लस स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से ये F माइनस का जो भी वैल्यू है है ना, तो इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। शॉर्ट अगर करने में दिक्कत आ रही पहले ये लाइन जरूर लिख लेना, ठीक है। हाँ ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। अब बस आगे कुछ था ही नहीं, F माइनस में 0.1 का स्क्वायर कर दो, तो जैसे ये कर दोगे तो S आ जाएगा, 8 इंटू 10 पावर माइनस 10 है डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 1, हाँ हाँ स्क्वायर है ना 0.1 का स्क्वायर, तो 8 इंटू 10 पावर माइनस 8, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा जो भी गलती हो रहा है ना अभी, बस इसको ध्यान रखना, यहाँ पे कोई गलती नहीं होगा। और सिंपल है, देखो एक के बाद एक नया नया स्टेप है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्रोसेस समझ रहे हो ना, अभी प्रोसेस समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, एक ही टाइप का चीज चलता जा रहा है, राइट। चलो एक और लिख लो, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, भूल गए हो, किसके जैसा होगा, हाँ वेरी नाइस, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के जैसा। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हाँ दो रिएक्शन एक साथ हो रहा होता है, जो भी कॉमन पार्ट होता है उसको बस बराबर कर देते हैं, अभी तक तुम लोगों ने बहुत बार यूज कर लिया है ये, बस वही चीज़ यहाँ भी करेंगे, है ना। देख लो अगर प्रोडक्ट साइड में है तो x और y जो भी है दोनों S1 S2 यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी अलग अलग S1 S2, S1 प्लस S2 कर देंगे, बात समझ आई। तो बस यही चीज़ यूज करना है, तो सिमिलर चीज़ है, लेकिन इसमें रटने भूलने जैसा कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, ओके ठीक है, ऑलराइट। क्वेश्चन लिखना, आई थिंक अब ध्यान रहना चाहिए ये, हाँ हाँ सिमिलर सिमिलर लिख लो, सेम तो मत लिखो, लिखो सिमिलर एज साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो लिखो, कैलकुलेट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट, थायोसाइनेट का क्या मतलब, SCN, थायो मतलब ये सल्फर आ गया, हाँ ठीक है। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट एंड सिल्वर ब्रोमाइड इन वाटर AgSCN एंड सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr इन वाटर, यही है ना, ठीक है। In water, given KSP of silver thiocyanate is 10 to the power minus 12 and KSP of AgBr silver bromide is 5 into 10 power minus 13 respectively, ठीक है, ऑल राइट। चलो कैलकुलेट करो, हेल्प चाहते हो या खुद से ट्राई करोगे इसको, हाँ हाँ ठीक है, खुद से करो। और हिंट एक दे देती हूँ, S1 S2 ले लेना, हाँ XY लेके भी कर सकते हो, लेकिन S1 S2 ले लेना, सॉल्युबिलिटी
S1 equals to 2H2 आएगा ना? करेक्ट करेक्ट, लेकिन वैल्यू भी निकालना है। रिलेशन सही है आपका। वैल्यू आपको सॉल्युबिलिटी चाहिए ना, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब, S1 H2 का वैल्यू है 10 to the power minus 6 by root 6, क्योंकि उधर 6 S2 square is equal to 10 to the power minus 12 आया है। ऐसा है, चलो एक बार देख लेते हैं। अच्छा वैल्यूज तो यहीं पर है ना, KSP AgCN का है और ये गिवन है, ठीक है, 10 पावर माइनस 12 और 5 इंटू 10 पावर माइनस 13। ओके, तो AgSCN पहले ये तो हम लोग लिखेंगे ही लिखेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पर बहुत ही सिंपल है ना। तो कई बार क्या है कि भाई हो जाता है, लेकिन इसी को आदत का पार्ट नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है पता है कि अगर एक बार नहीं आया ना, तो फिर दोबारा आप पूरा लिख के ही करोगे, तो दोबारा में टाइम थोड़ा ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है। तो इसलिए एक बार लिख लोगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आनी है। तो नॉर्मली क्या लिखेंगे, S1 ऐसे ही है ना, AgBr S। 4.09, हाँ करेक्ट करेक्ट, हाँ हाँ root 6 का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ऐसे वही आ जा रहा है ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये क्या अभी आपने कैलकुलेटर यूज़ किया या खुद से किया? root 6 का कैलकुलेट यूज किया। कैलकुलेटर यूज़ किया, अच्छा ठीक है। वैसे पता है इसका थोड़ा आइडिया आपको कैसे मिल जाएगा? 2 into 3 करके। हाँ इसका आइडिया वहाँ से मिल जाएगा, या फिर अगर रूट का वैल्यू पता है तो वहाँ से आइडिया मिल जाएगा, या फिर ऑप्शन में जब आप देखोगे ना तो 1/√2, √2 का वैल्यू 1.414, √3 का वैल्यू 1.732 है ना। तो उसको अगर रिलेट करके आप कर सको, ऑप्शन आपके सामने रहेगा ना, तो यूज़ दैट, ठीक है। जैसे आप बिल्कुल अभी कैलकुलेटर यूज़ करके आपने बिल्कुल सही सही आंसर आप ले आए, है ना, ठीक है ओके। तो अभी यहाँ देखो कॉमन जो है इसमें ऐड हो जाना है, यही तो, बाकी जो है वैसे ही रहेगा, ठीक। तो इसको आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेट कर लो 10 पावर माइनस 10, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेट कर लो 5 इंटू 10 पावर माइनस 13, यही तो होगा KSP रिलेशन, यही आएगा, ठीक। दोनों रिलेशन पहले डिवाइड कर लोगे तो साफ साफ दिख जाएगा, हाँ बस, ठीक है ठीक। उसके बाद फिर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, x का S1 का वैल्यू ये, हाँ बस बस, तो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ऑलराइट। और आंसर आपके पास, आंसर क्या है 4.09 आएगा ना, हाँ 4.09 इंटू 10 पावर माइनस 7, और दूसरे में उसका डबल आ जाएगा तो 8.18 के आसपास आ जाएगा ना, है ना 8.18, ठीक है ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस 7।